नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का फैसला किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया और राज्य चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश भेजने का निश्चय किया गया। सरकार का कहना है कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है और मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि आवश्यक कानूनी संशोधन 15 दिनों में तैयार कर राज्यपाल को भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्रेशी ने कहा कि अगर अधिनियम में संशोधन होता है तो आयोग नए नियमों के अनुसार चुनाव कराएगा। वहीं भाजपा ने इस कदम का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष पी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस मतदान केंद्रों में गड़बड़ी कर चुनाव जीतना चाहती है और मतपत्र प्रणाली का इस्तेमाल इसी उद्देश्य से करना चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराए जाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। सबसे बड़ी खींचतान जेडीयू और भाजपा के बीच नीतीश कुमार के दर्जे को लेकर है। 2020 में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू को 100 से 102 और बीजेपी को 100 से 101 सीटें देने की चर्चा है। वहीं चिराग पासवान भी कम से कम 40 सीटें मांग रहे हैं, जबकि उन्हें 20 से 25 सीटों से अधिक मिलने की संभावना नहीं दिख रही। जीतन राम मांझी भी कम से कम 20 सीटों की मांग पर अड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा करीब 10 सीटें चाहते हैं, लेकिन 243 सीटों में से जेडीयू और बीजेपी को लगभग 200 सीटें देने के बाद बाकी दलों के लिए केवल 40 सीटें बचती हैं, जिससे पेच और फंस गया है। 2020 में एनडीए ने 125 और महागठबंधन ने 112 सीटें जीती थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर सीट शेयरिंग का विवाद लंबा खिंचता है तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। कनाडा सरकार की नई रिपोर्ट में माना गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन वहां एक्टिव हैं और धन जुटा रहे हैं। कनाडा में धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों का 2025 आकलन शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन को ऐसे समूह बताया गया है जिन्हें कनाडा से वित्तीय मदद मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन प्रवासी समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं और भारत के पंजाब में खालिस्तान बनाने के लिए हिंसक गतिविधियों को समर्थन देते हैं। रिपोर्ट में खालिस्तानी समूहों का जिक्र हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के साथ किया गया है। इसमें कहा गया है कि इनका नेटवर्क अब छोटा हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और कनाडा के संबंध हाल के वर्षों में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं भारत ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। श्रीनगर की ऐतिहासिक हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह वाली उद्घाटन पट्टिका लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को नमाज के दौरान लोगों ने पट्टिका को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया और नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस्लाम में मस्जिद या दरगाह में किसी भी तरह की मूर्ति की अनुमति नहीं है। इस पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने इसे तौहीद के खिलाफ बताया, जबकि वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता दारखशा अंद्राबी ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा और गिरफ्तारी की मांग की। उनकी टिप्पणी पर पीडीपी और एनसी समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई। सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने अंद्राबी के बयान को अस्वीकार्य बताया और इल्तिजा मुफ्ती ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक मानसिकता करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बोर्ड पर पवित्र स्थलों की पवित्रता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। विवाद के चलते मामला अब और राजनीतिक रंग ले चुका है। जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है। वीडियो में लोग दरगाह में लगी पट्टिका का हिस्सा तोड़ते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को उस पट्टिका पर बने राष्ट्रीय चिन्ह एम्ब्लेम पर आपत्ति थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अब तक किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में एम्ब्लेम का इस्तेमाल नहीं देखा और सवाल उठाया कि हजरतबल में इसे लगाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि दरगाह को यह स्वरूप शेख अब्दुल्ला ने दिया था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे पत्थर नहीं लगवाए। सीएम ने कहा कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसके लिए कम से कम माफी मांगी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एम्ब्लेम का इस्तेमाल केवल सरकारी कार्यक्रमों में होता है, न कि धार्मिक स्थलों पर। भारत और अमेरिका के रिश्तों में हालिया तनातनी के बीच अब सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को हमेशा दोस्त बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की भावनाओं
और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना की और समर्थन जताया। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा। ट्रंप प्रशासन के सलाहकार नवारो और वाणिज्य सचिव लुटनिक ने भी भारत पर विवादित बयान दिए। वहीं मोदी ने इस महीने होने वाली यूएन महासभा की बैठक में न जाने का फैसला किया है और उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर सत्र को संबोधित करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच इस सकारात्मक संवाद से दोनों देशों के रिश्ते फिर से मजबूत होने की संभावना बनी है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खास है और चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से भारत पर 50% का बड़ा टैरिफ लगाया गया, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि उनका प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा तालमेल है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक बने रहेंगे। हालांकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि लगता है भारत और रूस को हमने गंवा दिया, जाए चीन के साथ आबाद रहे। ट्रंप भारत को लेकर लगातार अपना स्टैंड बदल रहे हैं, कभी वे सख्ती दिखा रहे हैं तो कभी अचानक से नरमी वाले रुख पर आ जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के उनके साथ हमेशा अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि हम अमेरिका से लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जयशंकर का यह बयान उस समय आया जब ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत खास बताया और कहा कि वह और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत अंततः टैरिफ दबाव के सामने झुक सकता है, भले ही अभी दिल्ली सख्त रुख अपना रही है। लुटनिक ने भारत और रूस के बढ़ते तेल व्यापार का जिक्र करते हुए चेताया कि अगर भारत नहीं बदलेगा तो उसे अमेरिका में 50% टैरिफ झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे देशों पर ये बदला लेने के उपाय सबसे अधिक असर डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1-2 महीने में भारत फिर से सुलह की मेज पर आ सकता है और माफी मांगेगा और अधिक डील की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को चुनाव करना होगा, या तो अमेरिका के साथ तालमेल बनाना या फिर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के जरिए संबंध गहरे करना। भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। सीतारमण ने कहा कि भारत की तेल खरीद पूरी तरह आर्थिक और व्यावसायिक जरूरतों पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर कुछ हद तक जीएसटी सुधारों से कम होगा। सरकार उन उद्योगों को भी मदद देगी जिन्हें इन टैरिफ से नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम कहां से तेल खरीदते हैं यह भारत का फैसला है, चाहे कीमत हो या लॉजिस्टिक्स, जो भी हमें सही लगेगा वहीं से खरीदेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि हम रूस से तेल लेना जारी रखेंगे। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो मणिपुर की सबसे बड़ी मैतेई सामाजिक संस्थाओं में से एक है, उसने कुकी सो उग्रवादी गुटों के साथ हुए समझौते सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोकोमी का कहना है कि यह फैसला गैर लोकतांत्रिक और थोपे गए हक जैसा है और इससे मणिपुर की चुनी हुई सरकार और वहां के लोगों की इच्छाओं का अपमान हुआ है। बता दें कि गृह मंत्रालय और मणिपुर प्रशासन ने 4 सितंबर 2025 को कुकीज़ो उग्रवादी गुटों के साथ नए नियम और शर्तों के साथ यह समझौता किया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी 13 सितंबर को मणिपुर जाने वाले हैं। यह उनकी मई 2023 से, जब कुकीज़ो और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद पहली यात्रा होगी। कुकीज़ो काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इम्फाल दीमापुर मार्ग को खोलने पर सहमति जताई है ताकि जरूरी सामान और यात्री आसानी से आ जा सकें। लेकिन कोकोमी का कहना है कि मार्च 2023 में मणिपुर कैबिनेट ने पहले ही इस समझौते को खत्म करने का निर्णय लिया था। अब जबकि राज्य राष्ट्रपति शासन में है और दिल्ली से नियुक्त प्रशासक शासन चला रहा है, ऐसे समय में यह समझौता गैर कानूनी और अवैध है।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.